आप ये क्या कह रहे हैं? ईडी ने कोर्ट में कहा कि कोई चारा नहीं बचा इसलिए दे दीजिए बेल। नहीं, ये मैंने लाइन अपनी इस बात को समझिए क्योंकि उसके सामने कोई चारा नहीं बचा, मेरा ये कहना है। ईडी के सामने कोई चारा नहीं बचा तो उसके बाद में कह दिया कि ठीक है, हमें बेल देने में कोई आपत्ति नहीं है अगर कोर्ट बेल दे रही है तो। चारा बचा ही नहीं था ईडी के आगे, मैं ये कह रहा हूं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो पीएमएलए एक्ट के अंदर इन्होंने बदलाव करे हैं उसके बाद में कोर्ट के सामने मजबूरी हो जाती है कि उसे देखना होता है कि भाई कानून क्या कहता है। अगर कल से कानून बन जाए कि भाई कोई महिला टीवी पत्रकार नहीं बनेगी तो कानून बन गया तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकती उसके अंदर। कल को कानून बन जाए कि कोई 25 साल से नीचे का आदमी, अब ये चुनाव लड़ने के लिए 25 की विधायक की उम्र है, कल 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, कोर्ट उस हिसाब से ही चलता है। दूसरा, आईओ क्या करता है, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्या करती है। ईडी अगर ये बार बार कह रही है कि हमको तो लगता है इन्होंने कुछ कराया प्राइमा फेसी, हमको और टाइम चाहिए और टाइम चाहिए और टाइम चाहिए, तो कोर्ट उसके अंदर ये नहीं कह सकता नहीं 2 दिन के अंदर कर लो, उसमें एक समय लगता है। तो कोर्ट में समय लगेगा, हमें मालूम है, लेकिन हम पाक साफ होकर निकलेंगे क्योंकि हमने कुछ नहीं करा, ऐसा हमारा मानना है। दूसरा, शहजाद जी ने अभी बताया कि जब इंडिया गठबंधन के बारे में कहा, देखिए 43 पार्टियों का गठबंधन है बीजेपी का, 39 राजनीतिक पार्टियां छोटी मोटी जिनके नाम है और आप भी नहीं जानते, और 4 पार्टियां हैं, ईडी, एक सीबीआई, एक इनकम टैक्स और एक इलेक्टोरल बॉन्ड, जिनके जरिए ये पूरी कोशिश करते हैं कि या तो ये चुनाव को होने ही ना दे, तोड़फोड़ कर दे, किसी को खरीद लें चुनाव के बाद में, और वो सब भी ना हो पाए तो आजकल नया तरीका अपना लिया कि किसी के पार्टी के शीर्ष नेताओं को बंद कर दो। जैसे रशिया में होता है कि 85% वोट आपको पड़ जाएंगे, जब सामने कोई मांगने वाला ही नहीं है, बात खत्म करो, नॉर्थ कोरिया बना दो हिंदुस्तान को। लेकिन भारत एक ऐसा देश नहीं है, भारत में लोकतंत्र का सम्मान है और यहां के लोग इस बात का जवाब इनको वोटों के तरीके से जरूर देंगे। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लिया, सब जानते हैं शरद रेड्डी से इन्होंने पैसा लिया, या आज तक जवाब नहीं दे पाए। इन्होंने 5 करोड़ रुपए उससे लिए, ईडी में उसकी जमानत लगी, ईडी ने उसका विरोध नहीं करा, ठीक है, और उसके बाद में उसने निकलने के बाद में 60 करोड़ रुपए दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड गैर कानूनी है, तब भी ये कहते हैं कि नहीं हमारी सरकार आ जाएगी। निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हम उसको दोबारा से बनाएंगे। मतलब क्या है, कोर्ट का कहीं सम्मान करते हैं। दिल्ली के लिए कोर्ट ने कहा कि चुनी सरकार के पास शक्तियां हैं दिल्ली को चलाने की, नहीं चलने दिया। सुपाटी पार्टी में हमें कह रहे थे, लेकिन क्या करा, संसद में कानून बना के हमारी शक्तियां छीन ली दिल्ली वालों को सिर्फ तंग करने के लिए। जिन पे आरोप लगाते हैं, आप समझिएगा, हेमंत विश्व शर्मा, अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को बहुत तंग कर रही है आपकी पार्टी, शहजाद जी इसका जवाब दीजिएगा। अरविंद वाजपेयी जी, देखिए विपक्ष की जो रैली, ठीक है मैं लौट रही हूँ मिस्टर गुप्ता सेकंड राउंड। अरविंद वाजपेयी जी, चाहे दिल्ली वाली रैली रही हो, अन्य जगहों पर हो, लोकतंत्र बचाओ रैली विपक्ष कहता है, एक बार फिर वो आवाज उठ रही है रांची की रैली से। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, हम जनता से डरते हैं, हम मोदी से नहीं डरते। खड़गे साहब कह रहे हैं, एक बार पहले सुना देते हैं। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, इन दोनों ने भी घेरा है प्रधानमंत्री को और बीजेपी को। पहले सुन लीजिए, फिर अरविंद जी जवाब देंगे। ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 पार का फिल्म दिखा रहे हैं। चुनाव हुआ फर्स्ट फेज का, पहले दिन ही मोदी जी का 400 वाला फिल्म देश की जनता ने सुपर फ्लॉप बना दिया। मेरा गला बैठ गया है, बैठा तो है गला, लेकिन बीजेपी का हवा हम बिहार में टाइट कर दिए। और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात बाहर आ गई है, भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात सुनते ही भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज जाता है, उसका जवाब इनके पास नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर वसूला किसी ने है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वसूला है। तो आइए बातचीत करते हैं इसी पर। अरविंद वाजपेयी जी, इलेक्टोरल बॉन्ड लोकतंत्र को बचाना है, एजेंसी का गलत इस्तेमाल, हम जनता से डरते हैं सरकार से नहीं, जवाब दीजिए। अंजना जी, ये देखो ना, ये विपक्षी लीडर जो राजनीतिक पार्टियों के हैं, इनका ये फर्ज होना चाहिए कि ये लोकतंत्र को खामखा बदनाम न करे पूरे विश्व में। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव चल रहे हैं, महापर्व हो रहा है। अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि ये तो नॉर्थ कोरिया की तरह चुनाव हो रहे हैं या रशिया की तरह चुनाव हो रहे हैं। क्यों बदनाम कर रहे हैं भाई? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। ये बड़ा आसान है कहना कि लोकतंत्र को खत्म हो जाएगा, संविधान को बदल डालेंगे। कौन सा संविधान बदल डाला भैया? अमेंडमेंट्स अलाउड है संविधान में, और अमेंडमेंट 102, 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक, हर सरकार करती है।
गुप्ता जी अभी कह रहे हैं कि जी अगर कानून बन जाए कि कोई महिला एंकरिंग नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकता। गुप्ता जी, पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाएगा, इट वुड बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी जो है 2 ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने ही खारिज की है। और वो ग्राउंड कौन से हैं? राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। और सीतारमन जी का स्टेटमेंट भी आ गया है कि ये पॉलिसी दोबारा आएगी इन 2 खामियों को पूरा करने के बाद। और उसमें ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बेनिफिट मिला है। इससे पहले 2019 से पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स में ये हम लोग डिबेट किया करते थे कि क्यों ना स्टेट फंडिंग की जाए, क्यों ना कॉर्पोरेट फंडिंग की जाए, कोई ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। उसके नतीजे के बावजूद ये इलेक्टोरल बॉन्ड आए थे और इसमें सभी पार्टियों को पैसा मिला है, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो इसको कैसे डिनाई कर दोगे भैया? कैसे इसको आरोप बना दोगे कि एक्सटॉर्शन किया गया? मतलब कहां दिशा ले जा रहे हो, कहां समझ को ले जा रहे हो? भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी सरकार होगी वो लड़ाई रखेगी। राजनीतिक लड़ाई अलग है, आप राजनीतिक स्लोगनबाजी करते रहिए, लेकिन बेल कौन देगा? बेल देगा कोर्ट। और कोर्ट से आपके नेताओं की बेल 2-2, 3-3 बार रिजेक्ट हो चुकी है। अगर कोई मटेरियल नहीं होगा तो बेल नहीं मिलेगी, डिस्चार्ज भी हो जाओगे आप। लेकिन ये कहना कि जी हमारे को ईडी और सीबीआई मिसयूज कर रही है, गई थी 18 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट, क्या हुआ वहां? आपने डाटाज भी दिए, नाम भी दिए, स्टैटिक्स भी दिए, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कीजिए इन्वेस्टिगेशन घर में बैठ के कर लो, हमको अरेस्ट न करो। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस कर दी। मतलब क्या आर्ग्यूमेंट है, क्या लॉजिक है? विश्व में आप क्या दिखाना चाह रहे हो? क्यों इस अच्छे खासे देश को बदनाम कर रहे हो? कहां ले जाना चाहते हो? इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर है। नंबर 1, या आप लोग परिपक्व नहीं है। लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन की है उसको भी कंस्ट्रक्टेड राजनीति करनी चाहिए। पिछले 10 सालों से रॉफेल्स ले लो, पेगासस ले लो, हिंडनबर्ग ले लो, अडानी ले लो, नई पार्लियामेंट में कितने आरोप इन्होंने लगाए, कोई सस्टेन किया जरा सा भी? कोई जरा सा हमारे की जनता के मन में अविश्वास पैदा हुआ? उसका कारण यह है कि आपके आरोपों के पीछे तथ्य नहीं है, कोई उसमें एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ गुमराह करने की नीयत से ये आरोप लगाए जाते हैं। इसीलिए जनता बार बार आपको मैसेज देती है, 14 में दिया, 19 में दिया और अब ये 24 में मिलने वाला है। ये स्लो वोटिंग क्यों होती है? स्लो वोटिंग जो हुई है फर्स्ट फेज में, उससे साफ जाहिर होता है कि जनता की मानसिकता ये है कि जो सरकार है वो यथास्थिति बनी रहे। ठीक है, इस पर एक जल्दी जल्दी तीनों से रिएक्शन लेते हैं। सचिन सावंत साहब, वो कह रहे हैं कि जो स्लो वोटिंग हुई है वो साफ संकेत है कि यथास्थिति के लिए, यानी जो मौजूदा सरकार है वो सरकार चलती रहे। अभी ये इसका तर्क तो हर एक अपने अपनी तरह से देगा, लेकिन प्रश्न ये है कि जिस तरह से बातें अभी लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे प्रवक्ता कर रहे थे, मुझे आश्चर्य हुआ। मतलब आंखों पर पट्टी बांधकर किस तरह से चला जाता है, और मोदी जी के डर से वो भी कितने प्रभावित है क्योंकि उनके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाह रहा। सत्य क्या है? सत्य यह है कि मोदी जी ने एक अपने नाम की एक वॉशिंग पाउडर बनाई है कि जो वॉशिंग पाउडर भ्रष्टाचारियों के लिए अगर उनके पार्टी में आ जाता है तो उनको साफ धुलाकर स्वच्छ कर देता है। इसीलिए जब 5 दिन पहले वो बोलते हैं कि अजित पवार जी के बारे में कि सिंचन घोटाला हुआ, एमएससीबी का घोटाला हुआ, 5 दिन के बाद वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं। आज एक नई मतलब एक पूरी तरह से सोच आई है कि जो पूरी तरह से मान्यता बहुत सालों से हमारे देश में थी कि जो भ्रष्टाचार करता है, पापी है, वो नरक में जाता है। आज की परिस्थिति ऐसा है कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार और पापी होने का आरोप भारतीय जनता पार्टी करती है, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। और इसी वजह से आज की परिस्थिति ऐसी हालत हो चुके हैं कि या तो भाजपा हो जाए या तो जेल हो जाए, ये दोनों ही राह आप देते हो। और इसी वजह से सीबीआई ईडी जो है वो काम कर रही है पूरी तरह से जोर शोर से मोदी जी के राज में। अब ये तो मैंने मतलब आज तक के चैनल पे किरीट सोमैया खुद आके बोले कि किरीट सोमैया ने ये कहा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार हमको पूरी तरह से खत्म कर देना चाह रही थी, भारतीय जनता पार्टी को, इसकी वजह से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया गया। ये तो खुद उन्होंने बोला है। दूसरी ओर निर्मला सीतारामन जी खुद कह रही है कि जो भी गुंडे हो, भ्रष्टाचारी हो, जो भी हो, हमारे पार्टी के लिए दरवाजे खुले हैं। तो इनके पास कोई नैतिकता तो रही नहीं। और इसी वजह से इस देश के हालात बहुत ही भय के साथ में लोगों को डरा धमका कर ये राज्य करना चाहते हैं। इसी के खिलाफ ये चुनाव है और इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और लोग भी ये जान रहे हैं। ठीक है,
ठीक है शहजाद जी, एक जवाब दीजिए जल्दी से इसका। वो कह रहे हैं कि एजेंसीज का लगातार इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ लोकतंत्र को कमजोर बनाता है और दरअसल ये खोखला बनाता है। आप इसका जवाब दे दीजिए। महुआ माझी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यही रांची की रैली जो हो रही है इस वक्त विपक्षी नेताओं की, उस रैली में वो मौजूद थे। बाहर आके महुआ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर फौरन महुआ जी से रिस्पॉन्स लेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि असलियत में ये राजनीति का धोबीघाट कौन है भाई? उद्धव ठाकरे जी के परिवार को क्या बोलते थे सचिन सावंत जी और उनके नेता श्री कृष्ण रिपोर्ट में बाबरी के विध्वंस को लेकर? सबसे ज्यादा उनके ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर कि बाबरी का विध्वंस इन्होंने किया है, श्री कृष्ण रिपोर्ट बनाई थी आज उसी उद्धव सेना के साथ, वही डीएमके के साथ जिसको राजीव गांधी का हत्यारा बताया था, वही आम आदमी पार्टी के साथ जिन्होंने एक दूसरे की कस्में बच्चों की खाई थी कि एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, वही कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी का हाथ थाम लिया जिसको वो खालिस्तानी समर्थक बताती है पंजाब में, और आम आदमी पार्टी ने तो ये कहा था अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका। तो ये कौन से धोबीघाट में आप होकर आए हैं भैया? और आप जहां तक ईडी सीबीआई की बात करते हैं, पूछिए सचिन सावंत जी से कि एनसीपी के शरद पवार जी ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को महाराष्ट्र में समर्थन बिना शर्त के दिया था या नहीं दिया था? क्या उनपे ईडी सीबीआई का कोई दबाव था क्या? और एनडीए की सरकार से पहले भी और उसके बाद भी अजीत पवार जी ने तो राजदीप सरदेसाई को बताया है कि साइंड और डॉक्यूमेंटेड लेटर है एनसीपी का कि वो भाजपा के साथ आना चाहते थे। उन पर कौन सा था दबाव? और गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, मिलिंद देवरा, बीच में नहीं सर, बीच में नहीं, मिलिंद देवरा, रोहन गुप्ता, इन लोगों पर कौन सा ईडी सीबीआई का दबाव था? कपिल सिब्बल पर, संजय निरुपम पर और सुष्मिता देव जो चली गई टीएमसी की पार्टी में। और देखिए एक बात पर मैं सख्त आपत्ति करना चाहता हूं, जब हमने कश्मीर के विषय पर अभी 5 मिनट पहले बात की थी तो सचिन जी ने कहा ये कश्मीर जैसी अनर्गल बातें यहां पर क्यों ला रहे हैं? मतलब एक तरफ भारत की संस्थाओं को नॉर्थ कोरिया से कंपेयर करेंगे, नक्सली शहीद हो जाएंगे इनके लिए, और ये कश्मीर की बातों को ये कहेंगे अनर्गल है। इनके नेता जाकर कहते हैं कि कश्मीर भारत का मुद्दा नहीं है, ये तो बायलैटरल मुद्दा है। ये कहते हैं कि भारत का विभाजन हो जाना चाहिए। इनके एक सांसद ने कहा है कि साउथ को आजाद हो जाना चाहिए, ये संविधान के साथ बात है। इनके दूसरे साथी कहते हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, ये संविधान के साथ बात है। और संविधान किससे बचाना है भाई? आप कहते हैं बंगाल में तो दीदी संविधान के लिए खतरा है, पंजाब में आप कहते हैं खैरा की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी संविधान के लिए खतरा है, और आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि वायनाड में और केरला में तो विजयन जी संविधान के लिए खतरा है। यह संविधान बचाओ नहीं, अपने परिवार तंत्र को बचाओ है। और राजेश गुप्ता जी क्या बोलते हैं भाई? ये विधायक है, ये कहते हैं कि अगर कोई कानून आ गया कि महिला पत्रकार नहीं बन सकती तो कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकती। भाई संवैधानिक पीठ कोई भी कोर्ट कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसमें राहत भी दे सकती है, कार्रवाई को भी असंवैधानिक बोल सकती है। जो आपने आर्गुमेंट अंजना के शो पे किए हैं, ये सारे आर्गुमेंट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने किए। उसके बावजूद हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी और ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग की केजरीवाल पर क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर तो मान जाना है, और दूसरे मुद्दों पर अपने सहूलियत के हिसाब से ईडी सीबीआई पर जो आदेश आता है या केजरीवाल को बेल नहीं मिलती है उस पर तो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पर सवाल उठाना है। यही इनकी चयनात्मक दृष्टि है कि संविधान को भी अपनी सहूलियत से अपनाना है। ठीक है महुआ जी, आप रांची वाली रैली से विपक्ष की आ रही हैं। एक रैली आप लोग यहाँ पर कर रहे थे, दूसरी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में कर रहे थे। उन्होंने कहा कांग्रेस ने इस देश को खोखला बनाया है, भाई भतीजावाद करके खोखला बनाया है, भ्रष्टाचार से खोखला बनाया है। और यहाँ पर पता चला रैली में जो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कई जगहों पर कार्यकर्ता ही भिड़ गए। अब इस एकजुटता के सहारे ही तो आप लोगों ने सोचा था कि हैट्रिक बनाने से रोकना है। क्या ऐसा हो गया वहां पर कि ये तस्वीरें आई वहां पर आपस में? कार्यकर्ता देखिए, हम लोग सब लोग मंच पे थे, हम लोगों को पता नहीं चला, मीडिया को पता चल गया 2-3 लोगों के बीच झड़प हुई होगी, और जिसको लेकर बाहर ये कोशिश की जा रही है कि उसको बड़ा रूप दिया जाए। अब आपस में देखिए, एक ही शहर के लोग आपस में लड़ते हैं, मोहल्ले वाले लड़ते हैं, इसी तरह से कोई सिरफिरा आपस में लड़ गया होगा, उससे कुछ लोग डर के खड़े हो गए हैं। लड़ा तो 1 या 2 लोग ही होंगे लड़े, तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। जहां लाखों लोग आए थे, आपने देखी होगी तस्वीर कि कितने लाख लोग आए थे, और कितने लोग तो कार्यक्रम स्थल तक पहुंच ही नहीं पाए, इतनी बसें आई। हालांकि कई लोग ऐसे भी थे, सैकड़ों लोग जिनको बस मिली नहीं, क्योंकि अभी लगन चल रहा है, सारी बसेस बुकड हैं। बार बार फोन आ रहा था हमारे पास, हमारे कार्यकर्ताओं का गांव देहात से, कि हम लोगों को बस नहीं मिल रही है, शादी में सब बिजी है। हम लोग बगल वाले राज्य से भी कई बसें वो लोग मंगाए,
आने के लिए लोग स्वेच्छा से निकल कर आ रहे थे गांव से और छोटे छोटे कस्बों से, और ऐतिहासिक रैली थी जहां लाखों की भीड़ है। वहां अगर 2-4 लोग आपस में लड़ते हैं, ये तो हर शादी घर में भी आप देखेंगे कि 2 पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। इसे आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग मंच पे थे, कार्यक्रम अभी तक चल रहा था। मैं जस्ट कार्यक्रम खत्म हुआ और मैं मंच से उतरी, धन्यवाद ज्ञापन चल ही रहा था कि मुझे उतरना पड़ा यहाँ, चूंकि आपके साथ जुड़ना था। तो आप सोचिए अगर वहां उस तरह की कोई बड़ी बात होती तो निश्चित रूप से इतनी देर तक कार्यक्रम नहीं चलता। वो तो करीब 2 घंटा पहले मुझे लगता है कि आपस में कुछ सिरफिरे इस तरह से किए होंगे, बस तुरंत उनको शांत कर दिया गया और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कार्यक्रम हुआ। अभी तक लोग यहाँ बैठे हुए थे।